बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। तवाज़ुन ही तमाम अदल की पहचान है और तवाज़ुन अगर ना हो तो ये जड़ है फसाद और बुराइयों की। अदलिया का काम ये होता है कि आइन की ताबीर और तशरीह करे और उसके बाद अवाम को, जमहूर को इंसाफ दे। जहाँ पे मुकन्ना का बात आती है, अदलिया की बात आती है और इंतज़ामिया की बात आती है, तो तीनों इदारे अपने अपने तौर पे काम करते हैं और जमहूर के हकूक़ की हिफाजत करते हैं। इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया क्यों फैसले नहीं कर सकती? क्योंकि इंतज़ामिया में हर शख्स वो शामिल है जो कि अवाम की नुमाइंदगी करता है, तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मफादात के मामले में मफादात ज़रूर हो सकते हैं, यानी कि राय हो सकती है उनकी। लेकिन अदलिया वो इदारा जो कि किसी के भी हकूक़ की हिफाजत बिना तमीज़ करता है, यानी कि बग़ैर लिहाज के कि कोई कौन क्या है, कि सौदे पे है या उसका किस बरादरी या मज़हब से ताल्लुक़ है। आइन की तशरीह करने के लिए जब मुकन्ना ये कहता है कि आइन की तशरीह की जाए तो अदलिया अपने तौर से उसकी तशरीह करती है और उसके बाद ये भी इख्तियार है उसके बाद कि अगर वो मुकन्ना के हक़ में ना हो या मुकन्ना के लिहाज से वो अल्फाज इस्तेमाल ना किए गए हों, तो ये भी है कि दोनों मिलकर इस पर फैसला करेंगे आगे क्या होना चाहिए। मुल्क की तारीख में जहां और बहुत कुछ 5 सालों में हुआ, ये 5 साल 2 महीने या 2 माह में हमने और भी बहुत कुछ देखा। जस्टिस फाइज ईसा 13 माह के लिए आए हैं और उसमें उन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लाइव कवरेज हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से और इसके खिलाफ दरखास्तों की समाअत की गई। इन दरखास्तों की समाअत में यहाँ पे 13 रुकनी बेंच भी मौजूद था और उसमें जो सवाल पैदा हो रहे थे अदलिया के हवाले से कुछ अरसे में कि अदलिया कहीं ना कहीं किसी एक की फेवर में बात कर रही है, उसको खत्म किया गया। जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से माजी में देख चुके हैं कि बहुत से फैसले, बहुत सी चीजें उनके अपने रवैये और अभी हलफ बर्दारी में भी उनका रवैया ऐसा नजर आया कि ऐसा लगता है कि वो वाकई एक इदारे का जो तशख्खुस हमें एक डूबता हुआ नजर आया था पाकिस्तान के दूसरे इदारों पे, जिस तरह से एक एतमाद की कमी और कुछ लोगों की वजह से एतमाद कम हो गया था, अदलिया पे भी हुआ था। यहाँ पे अदलिया पे अगर किसी भी मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदलिया पे अगर सवाल उठे तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो उस मुल्क के तशख़्ख़ुस पे सवाल उठ जाता है। उम्मीद तो यही है कि अगर ये नए चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं ये बेहतर तरीके से अपने इदारे का तशख़्ख़ुस बरकरार रख सकें और चीज़ें बेहतर तरीके से ले सकें। लेकिन आज जो समाअत हुई है उसको इस वक्त कानूनी माहिरीन और तजियाकार किस तरह से देखते हैं, इस पर इस मौजू पर बात करेंगे। आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा एडवोकेट शबनम नवाज ऐवान साहिबा, आप सीनियर कानूनदान हैं, उनके साथ हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे एडवोकेट मोहम्मद अमीर मौजम भट्ट साहब, सीनियर कानूनदान है और तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक है, उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तजियाकार हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एडवोकेट शबनम नवाज ऐवान की तरफ। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सना गौरी फॉर हैविंग मी। मैडम, सबसे पहले तो कुछ इसमें बैकग्राउंड में जाते हैं। अदलिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें माजी करीब में नज़र आ रही थी। हम बहुत दूर माजी की बात नहीं करते, माजी करीब की बात करते हैं। अदलिया वो सरचश्मा है जो अगर गदला जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमें मध्यम नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है, नफसियाती जंग हमें शुरू नज़र आ जाती है। ये कुछ अरसे में हमने इसको देखा और अब हमें लगता है कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। किस तरह से देखती हैं इस मामले को? देखिए, बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब ने ओथ लिया, जैसे आपने अभी अपनी उसमें बताया, जैसे ओथ लिया उन्होंने अपनी जो उनकी मिसेस थी उनको साथ खड़े करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि वो हम सब खवातीन के लिए था कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो बेटर हाफ हैं, जो उनकी बेगम हैं, जो उनके साथ एक मुश्किल वक्त में खड़ी रहीं, तो उनको एक अच्छे वक्त में भी उन्होंने अपने साथ खड़ा किया। वहीं से शुरू हो गया उनका, हमने सुप्रीम कोर्ट में चेंज आनी वहीं से देखनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद आज सुबह जब वो आए, वो किसी प्रोटोकॉल के बगैर आए, उन्होंने अपनी एक फाइल अपने पास खुद पकड़ी हुई थी, ठीक है, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। सो वी सी अ लॉट ऑफ, हम बहुत सारी चीजें शुरू से ही ऐसे देख रहे हैं। और फिर आज ये जो केस था ये एक बहुत मतलब पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इम्पोर्टेंस का केस था सना, और हिस्ट्री इन द मेकिंग हुई आज के उन्होंने
लाइव स्ट्रीमिंग इसकी दिखाई। जितने जजेस मौजूद थे उस वक्त वो सारे के सारों का लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, चाहे वो लाइक माइंडेड थे, जैसे हम पहले देखा करते थे कि लाइक माइंडेड जजेस और एक कंट्रोवर्सी बनी होती थी। तो अब ये था चाहे वो लाइक माइंडेड थे या नहीं थे, अंडर द एबल पैटर्नशिप ऑफ काजी फैज ईसा सब के सब एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड किस्म की मुझे लगता है फोर्स की तरह सामने बैठे हुए थे और हर कोई अपने घर में बैठ के वो लाइव स्ट्रीमिंग देख सकता अच्छा, था। इसमें जैसे एक मास कॉम स्कॉलर की हैसियत से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। हमने किताबों में पढ़ा कि कोर्ट की कार्रवाई को जाहिर नहीं किया जा सकता, बल्कि हमने ये भी देखा कि बाकायदा उसके स्केचेस बनाए जाते थे और उसमें भी जजेस के चेहरों को मदम कर दिया जाता था या डिफ्यूज कर दिया जाता था, दिखाया नहीं जाता था। क्या कानून में ऐसी कोई चीज़ है कि कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया जा सकता है, या उसकी अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लाइव कवरेज होती है, लेकिन पहले तो तस्वीर भी नहीं कर सकते थे। क्या इसका कोई कानून है? एक तो कानून होता है और एक होता है कि आप इखलाकी तौर पे उसको अपने ऊपर लागू करें। क्या ये इखलाकी तौर पे लागू किया गया था या इसकी कोई कानूनी शक्ल है कि नहीं दिखाई जाएगी? नहीं सना, ऐसे है, मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी, मैं दोनों साइड पे बात जल्दी से करूंगी। बात ये है कि ये वाकई में पहले ये किया जाता था कि स्केचेस बनाए जाते थे कोर्ट की कार्रवाई के मुतालिक, नीचे बाकी लिखा जाता था उनके जो भी रिमार्क्स आते थे, जो भी उनके क्वेरीज आती थी, क्वेश्चंस, मतलब उनकी जो भी बात वो पूछना चाहते थे और स्केचेस बनाए जाते थे। उसका एक मकसद था, मकसद ये था कि देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब जैसे ये लाइव स्ट्रीमिंग की पॉजिटिव साइड पे बाद में जाती हूँ, पहले थोड़ी सी नेगेटिव देख लेते हैं कि ये जब आपने सब इन जजेस को चेहरों से बहुत कम जजेस को लोग पहचानते थे, ठीक है। अब ये है कि इनके मुतालिक मतलब है कार्टून्स बनने लग जाएंगे, आप जानती हैं सोशल मीडिया का दौर है, मीम्स बनने लग जाएंगे। दैट वुड अमाउंट टू रेडिक्यूलिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक मिस्टीरियस चीज होती थी लोगों के जहन में कि ये एक श्राउडेड इन मिस्ट्री किस्म की प्रोसीडिंग्स होती हैं। किस तरह से जजेस बोलते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या पहनते हैं, लॉयर्स कहाँ खड़े होते हैं, अवाम कहाँ बैठी होती है, क्या होता है। लेकिन अब ये है कि वो जो एक मिस्टेक थी वो आपने थोड़ी सी खोल दी है, जो अब एक फ्लड गेट खुल जाएगा, मतलब सोशल मीडिया पे आप समझते हैं बहुत सारी चीजों के। दैट बीइंग सेड, जो इसकी पॉजिटिव साइड है वो ये है कि इंडिया में भी 2018 में दीपक मिश्रा साहब हैं, वो चीफ जस्टिस थे, अपने बाकी जजेस के बेंच के साथ उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए, लेकिन मैं एक चीज पे एम्फेसिस करूंगी कि पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस का अगर कोई केस होगा, नॉट एवरी केस, वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, उसको अगर आप पब्लिक को दिखाएंगे और उनकी जबान में बोल के, आसान जबान में, उर्दू भी लीगल लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, आसान जबान में अगर बोल के बताएंगे तो नथिंग लाइक दैट। मैं समझती हूँ कि ये एक बेहतरीन कदम था कि लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में होती है, यूके में होती है, यूएसए में होती है, ये कोई नई वो नहीं है, लेकिन इसका प्रेसिडेंट गलत सेट ना हो जाए, बस हमारे यहाँ ये काम शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने अभी कुछ अर्से पहले भी ये देखा कि एक मोहतरम शख्सियत जो उनकी रिटायरमेंट भी अभी हुई है, यूट्यूबर्स को भी अपने साथ शामिल किया और उन्होंने उनको ब्रीफ किया। क्या कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त होती है कि कोई भी शख्स जो ऑन ड्यूटी है वो मीडिया से पर्सनल राब्ते करे और अपनी मौक़िफ़ या अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए काम करे? इज दैट पॉसिबल, या कानूनी तौर पे इजाज़त है इस चीज़ की? नहीं, जजेस को इस तरह से ओपनली आकर के मीडिया से बात करने की और ये इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, ये उनके अपने रूल्स में भी है। दे हैव टू स्टे, मतलब उनको अलहदा रहना है और उनको इस तरह से, ये देखिए ये तो आज जो कार्रवाई थी उसको हम किसी एक जज के उसके ऊपर नहीं कर सकते कि एक जज जा करके तकरीरें भी फरमा रहे हों, वो नहीं कि फेयरवेल की स्पीच का कोई हिस्सा आ गया, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन वैसे कि वो तकरीर पॉलिटिक्स में हिस्सा एक किस्म का हमने देखा, चीफ जस्टिस पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर्स भी ले रहे थे,
लेकिन यहाँ पे पिछला दौर जो था वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था जो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आज की कार्रवाई पे आ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में थे वो आपसे बेसिकली पूछना चाहूंगी मैं। ये अदलिया का ये भी काम आया कि वो कानून की इबारत की ताबीर या तफसीर करते हैं और मुय्यना उसूलों और औकात के मुताबिक ही करेंगे। ये जो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे समाअत हुई है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या कानून है, उसकी तफसीर करना सिर्फ अदलिया का काम है, या इसके अलावा अदलिया जो है अगर उसको कर भी देती है, उसकी तफसीर भी कर देती है, लेकिन हुकूमत जो है उस पे उसको मुतमईन ना हो, तो आगे क्या इसका सिलसिला हो सकता है? अच्छा, ऐसे है सना कि देखिए, हम एक चीज देखते हैं कि ये जो नया कानून है मतलब ये क्या कह रहा है और इसके बारे में मतलब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये क्या चीज था और क्यों लाया गया। मतलब मैं छोटी सी एक मुख्तसर चीज पे बात करूंगी कि इसमें ये है कि देखिए, इसका जो प्रीएम्बल है, जो कानून जिस एग्जैक्ट चीज के लिए बनता है उसका वो प्रीएम्बल होता है, उसमें वो शुरू में लिख दिया जाता है कि इसके अंदर ये किस चीज के लिए किया गया है। ठीक है, उसका जो प्रीएम्बल है उसके अंदर आर्टिकल 4, 10A और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिलेट करते हैं ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ। ठीक है, इन तीनों चीजों को दिमाग में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया। और इसमें मैं छोटी सी आपसे ये बात करूंगी, जो सबके जहन में ये एम्बिग्विटी है कि पार्लियामेंट ने आकर के सुप्रीम कोर्ट के किसी इख्तियार में, आपका सवाल यही है ना कि दखल अंदाजी कर दी है, ऐसा ही है ना। लेकिन जब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 191 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारी सेक्रेड बुक है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं और आज तक कहीं ना कहीं मतलब उसके ऊपर चलते हुए हम एक दूसरे की गर्दनें नहीं मार रहे, तो वो आर्टिकल 191 सना ये कहता है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे एंड द लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को पूरी इजाजत है कि वो अपने रूल्स बनाए, लेकिन सब्जेक्ट टू, वो ताबे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के और वो ताबे होंगे लॉ के जो पार्लियामेंट ने बनाया है। समझ आ गई? यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स तो बनाएगी, लेकिन वो कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने अगर बनाया है तो उसका सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब होता है सना कि अगर कोई भी रूल सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़े हो गया है लॉ के या कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा या फिर जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो प्रिवेल करेगा। अच्छा, मैं इस पे एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूंगी और मैं चाहूंगी इसका मुख्तसर सा जवाब दे दें। इस कानून में क्या तब्दीली हुई है, क्या इसकी क्या जरूरत पड़ी कि इसमें अपील का राइट भी है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? जी, मैं जल्दी से आपको ये बताती हूँ। देखिए, हमने 184(3 हम उसको कहते हैं, जिसको सुओ मोटो पावर कहा जाता है। सुओ मोटो पावर का ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, उसके पास ये ताकत दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि या तो उसके पास कोई बंदा आकर के ऐसी पिटीशन लाएगा जो पब्लिक इंटरेस्ट की या नेशनल इंपॉर्टेंस की होगी, या वो अपने आप पे कोई भी ऐसा मैटर देखेगी, सुनेगी तो वो उठा लेगी। ठीक है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ जो थी वो चीफ जस्टिस के पास महदूद थी। चीफ जस्टिस उस पे क्या करते थे कि अपनी मर्जी का कोई भी बेंच बना लेते थे और कोई भी मैटर जो भी उठाएं। ठीक है, पीछे हमने देखा कि जुडिशियल एक्टिविज्म के नीचे हमने इंटेंस पीरियड्स देखे जिनमें मोस्ट फ्रिवलेस और पेटी जो इश्यूज थे ना, उनको उठा के अदालत का वक्त जाया किया गया, सुओ मोटो लिया गया। ठीक है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसने ये कह दिया हुआ है कि अगर आपने आर्टिकल 184 के नीचे, देखिए इस तरह है ना कि जब आप आर्टिकल 184 के नीचे कोई भी दरख्वास्त लेकर के आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट होती है एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन में, यानी कि लास्ट कोर्ट है जिसके पास आपने अपील करनी है। लेकिन जब आपने सुओ मोटो केस उठा लिया है तो आप पहली कोर्ट बन गए हैं और आपने जो फैसला दे दिया है वो फाइनल हो गया है। और फिर क्या हो गया कि आर्टिकल जो आपका 10A है उसकी वायलेशन इस तरह होगी कि ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल नहीं मिला। फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि राइट ऑफ अपील हो, तो इसमें यह है
कि जब अगर वो कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस के तौर पे उसको अगर आपने कर लिया है कि 184(3) का उसने सुओ मोटो का कोई केस का डिसीजन कर लिया है, तो आपके पास राइट ऑफ अपील होगी कि मतलब अग्रीव्ड पार्टी जो है वो विदाउट अपील। मेरा ख्याल है कि एडवोकेट शबनम नवाज साहिबा ने बहुत डिटेल में आम लोगों को, आम नाजरीन को उसको समझाने में बड़ी हिम्मत से काम लिया और बड़े अच्छे तरीके से समझाया। अदलिया का काम हुकूक की निगहबानी होता है और हर किस्म की आज़ादी की जिम्मेदार जो होती है, निगहबान होती है, वो अदलिया होती है। पाकिस्तान में सवाल पैदा हो गया है कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है या और बहुत सारी सूरतें हैं, या किसी के लीडर को, किसी के चाहने वाले को कुछ ऐसी बात हो रही है जिसमें अवाम परेशान है, तमाम चीज़ें इसी में आ जाती हैं और उसमें अदलिया भी एक बड़ा किरदार अदा करती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद इस टॉपिक पे बात करेंगे।